वनवासी कल्याण परिषद ने स्पष्ट कहा है हिंदुस्तान का रहने वाला हर एक हिंदू आदिवासी है, लेकिन वनांचल में रहने वाला वनवासी बंधु है। वो किसी भी समाज का होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी समूह का होगा। बचपन था तो छोटे छोटे खेल वहाँ पर थे और रेतीली जमीन में उन खेलों में इतने रम जाते थे कि भूत धूल धूसरित होकर घर जाते थे। तो भाभी जरूर डांटती थी, भाई साहब कुछ नहीं कहते थे वो, क्योंकि वो ले जाते थे, लेकिन रोज आनंद आता था। ध्येय साधना अमर रहे। हमारे एक कार्यकर्ता उसे गाते थे और उसके साथ साथ जो वो गीत की अंतिम पंक्तियां हैं, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। एक दूसरा प्रतापगढ़ में संचलन निकलने वाला था, कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने बदमाशी की और पत्थर फेंकना चाहते। तब हमने अपना वाद्य यंत्र जो था ना कि वो छोड़कर लठ पकड़ के उनको ठोका। अच्छा। तब वो भागे। फिर वो पुलिस आई तो माननीय सोहन सिंह जी का बोल्डिंग होने वाला था और परमानंद जी वहाँ थे। उन्होंने कहा कि जो आप 10 लोग कार्यकर्ता हो ना, तुरंत निकल जाओ। हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे, चाहे संकट हो विकट घना, कर्तव्य पथ न छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जो कर्तव्य पथ पर लगातार चलती रही हैं, चाहे जितने संकट आए हों, चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां आई हों, लेकिन मर्यादा को नहीं तोड़ा और स्नेह से सबको जोड़ने का काम करते रहे। ऐसे ही लाखों कार्यकर्ताओं में से एक आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान सत्यनारायण जी छिपा। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सत्यनारायण जी छिपा संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में वनवासी कल्याण परिषद के प्रांत सचिव की जिम्मेदारी का निर्वहन आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले सत्यनारायण जी, आपसे जानना ये चाहेंगे, वनवासी कल्याण परिषद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? संगठन कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ और क्या काम खास तौर पर इस संगठन का रहता है? वनवासी कल्याण आश्रम अखिल भारतीय संगठन है जो 1952 में प्रारंभ हुआ। 1952 में, लेकिन राजस्थान के अंदर ये 1978 में चालू हुआ। माननीय सोहन सिंह जी जो यहाँ प्रांत प्रचारक थे, उनकी प्रेरणा से और उस समय प्रथम संगठन मंत्री श्री गुणवंत सिंह जी को लगाया गया। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद वनवासी अंचल में शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, धर्मांतरण रोकने की दृष्टि से एवं सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दृष्टि से उनके मध्य काम करता है। आप कितने समय से जुड़े हुए हैं इस संगठन में? मैं इस संगठन से अभी 2-2.5 साल से जुड़ा हूँ। इस संगठन से तो 2-2.5 वर्ष से जुड़े हैं, लेकिन संघ से तो बहुत पुराना नाता रहा। संघ से 1968 से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा। जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था आदर्श विद्या मंदिर में। आदर्श विद्या कहाँ? जयपुर? राजा पार्क। मेरे भाई साहब भी वहाँ अध्यापक थे, वे शाखा जाते थे, मेरे को भी ले जाते थे और 1968 से ही फिर छोटी से छोटी जिम्मेदारी लेते हुए जी। तो 1968 में आप 4th कक्षा में पढ़ते थे, उस समय ही आपके बड़े भाई साहब वहाँ अध्यापक थे? हाँ जी। अच्छा, तो वे भी स्वयंसेवक रहे होंगे? स्वयंसेवक रहे। उनकी प्रेरणा से ही आपका संघ की शाखा में जाते, साथ ही ले जाते थे शाखा पर। अच्छा अच्छा। याद है शुरुआती दौर में जब आप शाखा जाते थे तो शाखा जो 1 घंटे की शाखा होती है, उसमें कौन सी चीज आपको सर्वाधिक आकर्षित करती थी? खेल। अच्छा। अब बचपन था तो छोटे छोटे खेल वहां पर थे और रेतीली जमीन में उन खेलों में इतने रम जाते थे कि भूत धूल धूसरित होकर घर जाते थे। तो भाभी जरूर डांटती थी, भाई साहब कुछ नहीं कहते थे वो, क्योंकि वो ले जाते थे, लेकिन रोज आनंद आता था। अच्छा, भाई साहब का नाम बता पाएंगे? हरीश्वर प्रसाद जी छिपा है। अच्छा। वे अभी वनवासी कल्याण परिषद में प्रांत के संरक्षक हैं। अच्छा। पूर्व में जयपुर महानगर के बौद्धिक प्रमुख भी रहे, 3य वर्ष शिक्षित। अच्छा, तो बड़े भाई साहब की प्रेरणा से जो है आपका संघ की शाखा में जाना वो प्रारंभ हुआ। खेलों का एक आकर्षण निश्चित रूप से बचपन में रहता ही है, लेकिन यूं भी कहा जाता है कि संघ की शाखा में तो कठोर अनुशासन भी होता है। और जब बात करें हम केवल एक 8 वर्ष का 9 वर्ष का बालक और उसको उस अनुशासन में रहना होता है, तो मन कई बार यूं विचलित नहीं होता था कि खेल तो ठीक है, 15-20 मिनट 25 मिनट का खेल है, लेकिन बाकी आधे घंटे जैसे समता है और संचलन है, इस तरह की चीजों में तो बालक का मन तो थोड़ा सा
प्रारंभ के दिनों में तो खेल पौन घंटे खेलते थे, इतना थका देते थे मुख्य शिक्षक जी कि फिर बैठाते थे तो बस वो बैठे बैठे सुनना ही था उनको, और गीत गाते थे, गीत में बड़ा आनंद आता था। अच्छा। लेकिन जैसे थोड़े से बड़े हुए, 7वीं क्लास में गए तो मुझे प्राथमिक शिक्षा वर्ग करने के लिए भेज दिया। वहां समझ में आया जो आप कह रहे हैं जी। कि संगठन में अनुशासन क्या चीज होती है। और वहां जब सबको देखते थे लाइन से बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, आज्ञा का अक्षरशः पालन हो रहा है, तो स्वतः ही जीवन में वो आदत बन गई कि यहाँ आत्मिक अनुशासन को प्राथमिकता है, वो ही ठीक है। तो संघ से जुड़े हुए तो हम समझ सकते हैं कि लगभग आपको 56-57 वर्ष हो गए हैं। इतने लंबे कालखंड में जैसे आप कह रहे हो कि उस समय फिर गीत होते थे, लगभग 40-45 मिनट के खेल होते थे, बचपन का कोई गीत अभी कुछ एकदम से मानस पटल पर आ रहा है? कुछ बहुत बचपन का तो नहीं, लगभग 7वीं-8वीं में जब पढ़ता था तब एक गीत ने मेरे जीवन की दिशा लगभग बदल सी दी थी, और वो गीत था ध्येय साधना अमर रहे। हमारे एक कार्यकर्ता उसे गाते थे, और उसके साथ साथ जो वो गीत की अंतिम पंक्तियां हैं, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। शाखा में ये बात कहते भी थे, सुनते भी थे, पर ये गीत की जो पंक्तियां थी वो भाव विभोर होकर गाने पर मन को कहती थी कि हम जीवन का कुछ अंश लगाए देश का। ये एक बड़ी बात है। संघ के जो शताब्दी वर्ष अभी चल रहा है, और संघ में अनेकों लोग प्रचारक भी हुए हैं, अपना पूरा जीवन का हम कहें क्षण क्षण इस मातृभूमि की सेवा के लिए लगा दिया है। उसमें गीतों का बड़ा योगदान है। संवेदनशील व्यक्ति जो होते हैं, जो जिनमें भावना प्रबल होती है, ऐसे लोग जब इस प्रकार के गीत गाते हैं, और जब फिर गाने वाले व्यक्ति खुद यदि साधक और तपस्वी होते हैं, तो उस वाणी का प्रभाव ही अलग होता है। और जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। केवल कहने की पंक्तियां नहीं है, आप एक बार इन पंक्तियों के साथ अपने जीवन को जोड़कर देखिए। एक अलग प्रकार की छटपटाहट आपका मन महसूस करेगा, एक अलग प्रकार की भावना। क्या आपका जीवन भी अन्य जानवरों के अनुसार केवल भोजन, निद्रा और इन्हीं सब चीजों के लिए हुआ है, या आपका जीवन कुछ विशेष कारण से हुआ है? आपके जीवन की सार्थकता क्या है? आपके जीवन की सार्थकता को सिखाने वाली जो पंक्तियां संघ के गीतों में होती हैं, अक्सर वे प्रेरित करती हैं लोगों को कि आप आगे से आगे बढ़कर देश और समाज के लिए कुछ कर सकें। सत्यनारायण जी, जिस तरीके से आपने कहा 7वीं कक्षा में प्राथमिक शिक्षा वर्ग हो गया, उसके बाद में और संघ शिक्षा वर्ग किस किस प्रकार से हुए, कब कब हुए? मेरा प्रथम वर्ष हुआ इमरजेंसी के बाद 79 में। अच्छा। द्वितीय वर्ष हुआ 81 में, और तृतीय वर्ष 82 में हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बीच में बता देना चाहता हूँ कि 1975 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा, तो हमारे मुख्य शिक्षक जी जेल के अंदर बंद थे, बजरंगलाल जी जाट, सवाई माधोपुर वाले। अच्छा। तो उनसे मैं एक दिन मिलने गया, तब उन्होंने कहा, सत्यनारायण जी वो जो गीत गाते हो वो गाते ही थे या कुछ करना भी है तुम्हें? अच्छा। मैं 11वीं कक्षा में था, मेरा कद भी छोटा था, बालक जैसा लगता था। मैंने कहा, आप कहें जो कर लेंगे, क्या आपको जेल आना है? अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें सत्याग्रह करना है और आना है। तो हमने भी फिर 20 जनवरी 1976 में सत्याग्रह करके जेल में गए। अच्छा। 3 महीने बाद सरकार ने हमको बाइज्जत बरी कर दिया। हम तो और रहना चाहते थे कि भाई सारा माहौल वहां का इतना बढ़िया था, लेकिन वह अंदर का जो दृश्य था वह भी बड़ा संघ के कार्यकर्ताओं के कारण से, माननीय सोहन सिंह जी और आचार्य क्षेमचंद्र जी के कारण से उत्साहपूर्ण, प्रेरणादायी और जीवन का बदलाव लाने वाला। आप जेल में गए तो आयु तो 16 वर्ष के आसपास की नहीं? 16.5 परिवार में कैसा क्या माहौल था जब वापस लौटे, तो क्या कुछ सुनने को मिला? परिवार में तो देखिए कि मेरी माँ तो, मैं 3 वर्ष का था तभी गुजर गई थी। पिताजी ने हमको पाला पोसा। मेरे बड़े भाई की शादी थी फरवरी में, और 20 जनवरी को मैं चला गया। तो वो मेरे से जेल में मिलने आए कि भाई तेरे 5-7 दिन के लिए जो है पैरोल पर छुड़वा दे। तो वहाँ आचार्य जी को मैंने कहा, पिताजी मिलने आए हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। आचार्य क्षेमचंद्र जी साथ थे। पिताजी ने कहा, इसने हमारा कुल पर कलंक लगा दिया, कोई जेल नहीं गया और ये जेल में आ गया, जिसके भाई की शादी है। तब क्षेमचंद्र जी ने कहा, जेल में तो महात्मा गांधी भी ये गए थे, 2-4 और भी नाम बताए। तो ये कोई बदमाशी के कारण से, चोरी डकैती के कारण से नहीं, ये देश के काम के लिए, ये आपका बच्चा आपका नाम रोशन कर रहा है, ये मानिए आप, और इसकी इच्छा होगी तो शादी में आ जाएगा, पैरोल मिलेगी तो।
मैंने कहा मुझे पैरोल पे नहीं जाना, शादी तो हो जाएगी। अरे तो बड़े भाई की शादी में भी नहीं आएगा। मैंने कहा देखेंगे। और फिर शादी में नहीं पहुंचा तो गांव वालों ने पूछा सत्यनारायण क्यों नहीं आया, उसके एग्जाम है ऐसा झूठ बोल के कहा। पर जब छूट कर मैं गांव गया तब लोगों को मालूम पड़ा कि अरे ये तो जेल में था। आप समझ सकते हैं इस संस्मरण से कि संघ के कार्यकर्ता अपने ध्येय के प्रति कितने निष्ठावान होते हैं, कितने कठोर होते हैं। सगे बड़े भाई का विवाह है और आपके पास में, जबकि उस समय तो ऑप्शन था कि पैरोल पर आप जा सकते हैं और विवाह में सम्मिलित होकर वापस आ सकते हैं, लेकिन लगा कि नहीं, इस समय आवश्यकता कहाँ है, किस काम के लिए जेल गए हैं और उसमें अपने काम में, अपनी निष्ठा में, अपने समर्पण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। आपने कहा कि जेल से छूटने के बाद गाँव गए। प्रारंभ में जो बातचीत हो रही थी उससे तो लग रहा था मेरे को कि शायद जयपुर शहर में ही आपका रहना हुआ। बस वो महीने 2 महीने के लिए छुट्टियों में जाते हैं, उस हिसाब से गया था। कौन सा गांव आपका? हमारा केकड़ी के पास में सांपला गांव है, सांपला अजमेर जिले में आता है जी। भीलवाड़ा रोड। तो विवाह वगैरह वहीं से, गांव से ही करते? वहां से किया था। तृतीय वर्ष हो गया 1982 में। 82 में। उससे पहले मैं प्रचारक निकल गया था 3 साल के लिए। अच्छा, कहाँ रहना हुआ? 79 में सबसे पहले तो मेरे को चोमू लगाया गया था। हाँ। 15-20 दिन चोमू रहा। उसके बाद द्वितीय वर्ष शिक्षा वर्ग में पारी कॉलेज आया और वहां से फिर मेरे को चित्तौड़गढ़ नगर प्रचारक के लिए भेजा। अच्छा, 3 वर्ष वहां मैं प्रचारक रहा। चित्तौड़गढ़ में नगर प्रचारक ही रहे? नगर प्रचारक 1 साल, 2 साल तहसील। तहसील कौन सी रही? वो चित्तौड़गढ़ नगर प्लस तहसील। अच्छा, नगर और तहसील वो दोनों रही। प्रचारक कैसे निकलना हुआ, किनका खास प्रभाव रहा? क्योंकि सामान्यतः एकदम से तो ये होता नहीं है। ठीक है, भाव तो मैं उसी समय आपके समझ गया था जब आपने कहा कि उस गीत की पंक्तियां 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तो आपको बड़ी कचोटती थी, आपको कुछ करने को प्रेरित करती थी। तो भाव तो लग रहा था उसी समय से कि कुछ ना कुछ काम करने के लिए निकलेंगे, लेकिन फिर भी किसी न किसी गृहस्थी कार्यकर्ता का या प्रचारक का एक प्रभाव होता है, एक देखरेख होती है। तो ऐसे कौन कार्यकर्ता थे जिनकी देखरेख? विशेष कार्यकर्ताओं का उस समय प्रचारक निकलने में योगदान रहा। पहला तो माननीय सोहन सिंह जी के संपर्क में आने के कारण से उनके साथ जब बैठते थे बड़े स्नेह से वो बात करते थे। इतना बड़ा अधिकारी होकर भी छोटे से कार्यकर्ता से कितना स्नेह से बात करता, वो दिल जीतता था। तो वो जो कहते थे वो करना है। तो उन्हीं के सानिध्य में मैंने प्रार्थना के बाद में वो अपना प्रतिज्ञा कार्यक्रम होता है, तो उसमें उनका उद्बोधन था। तो उसने एक प्रेरणा दी। श्रीवर्धन जी मेरे मंडल कार्य हुआ करते थे, जो आजकल प्रचारक वे हमारे मंडल कार्य हुआ करते थे। जीवन का 1-2 साल देना है सत्यनारायण जी, जरूर देंगे। उसी समय दीपक जी शुक्ला यहाँ महानगर में प्रचारक निकले थे। तो हमारे रूप के बीच में 6 महीने का अंतर था। सत्यनारायण जी क्या हमारी लाइन में आ जाओ। मैंने कहा आ जाएंगे भाई साहब, बीए तो हो जाए। अरे सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, बीए हो जाएगा, थर्ड ईयर भी हो जाएगा। प्रचारक रहते तो सेकेंड ईयर उस दौर में जब आप प्रचारक निकले तब तो बहुत अधिक अनुकूलता समाज में दिखती नहीं थी संघ को लेकर। और नहीं, और दूसरी भी परिस्थिति यदि हम देखें, आज के दौर में देखें तो जिस तरीके से जगह जगह पर अनेक प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, भाजपा का भी इतना बहुत प्रचार प्रसार प्रभाव हम कह सकते हैं हो गया है। उस दौर में तो भाजपा भी नई थी। 1980 में तो भाजपा बनी, उसके पहले जनसंघ था। आपातकाल के समय वो जनता पार्टी के साथ में वो सारी जो चीज़ें रही, बहरहाल समाज में जो स्थिति थी, जो स्वीकार्यता थी, वो तो उतनी थी नहीं संघ की। तो आपके भी प्रचारक रहते हुए कोई इस तरह का कोई विशेष संस्मरण आपको ध्यान में आता है कि जब आप संघ कार्य के लिए गए और कहीं आपको डांट फटकार झेलनी पड़ी हो, कहीं संघर्ष की स्थिति हुई हो समाज में, कहीं अपमान का सा कोई विषय आया हो, कोई ऐसी घटना ध्यान में आती है? 1-2 घटनाएं हैं। संघ कार्यालय पर मैं रहता था कि पीछे के मकान में एक बड़ा कट्टर विरोधी व्यक्ति रहता है। एक बार मैं कुछ सफाई कर रहा था, उसने कहा क्यों सफाई कर रहे हो? मैंने कहा साफ सफाई अच्छी है। उसने उठा करके बांस मेरे मार लिया। अब हमको भी गुस्सा आ गया, हम नीचे उतरे, 2 लठ उसकी जमा। फिर वो थोड़ा अच्छा केस चला, फिर उसको लगा कि लंबा केस चलेगा, उसने समझौता कर दिया। एक दूसरा प्रतापगढ़ में संचलन निकलने वाला था और कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने बदमाशी की और पत्थर फेंकने चालू किए। तब हमने अपना वाद्य यंत्र जो था ना, वो छोड़कर लठ पकड़ के उनको ठोका। अच्छा। तब वो भागे। फिर वो पुलिस आई तो माननीय सोहन सिंह जी का बौद्धिक होने वाला था और परमानंद जी वहाँ थे। उन्होंने
कहा कि जो आप 8-10 लोग कार्यकर्ता हो ना, तो तुरंत निकल जाओ, किसने कहा? सोहन सिंह जी ने? प्रतापगढ़ से निकल जाओ अच्छा। तुरंत। हम्म। तो हमको वेश बदलकर तुरंत निकलना पड़ा। निकल गए, चित्तौड़ आ गए। तो ये दो ऐसी घटनाएं थी जिससे लगा कि संघर्ष जीवन में अति आवश्यक होता ही है, विरोधियों से संघर्ष करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से जब आप काम करने के लिए निकलते हैं तो दोनों प्रकार की स्थितियां बनती हैं। आपको हो सकता है कुछ स्थानों पर मान सम्मान मिले, कुछ स्थानों पर अपमान भी मिले, लेकिन संघ के कार्यकर्ता मान अपमान, यश अपयश की परवाह किए बिना माँ भारती की सेवा के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, इस देशभक्ति के भाव को बढ़ाने के लिए अहर्निश कार्य करते रहते हैं। फिर बीच में यदि किसी का कोई विरोध आता है तो उसका भी जैसी स्थिति परिस्थिति होती है उसी प्रकार से उसका मुकाबला भी किया जाता है। सत्यनारायण जी, जब हम बात करते हैं संघ के कार्यकर्ताओं की और जो लंबे समय तक निरंतर सक्रिय रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्वों को गढ़ने में भी संघ के बहुत से कार्यकर्ताओं का, अधिकारियों का, प्रचारकों का, गृहस्थी कार्यकर्ताओं का, बहुत से लोगों का योगदान होता है। आपने अभी बात की, जब आप प्रचारक निकलने की बात कर रहे थे तो खासतौर पर आपने सोहन सिंह जी की बात कही, दीपक जी शुक्ला के बारे में भी आपने बताया। ऐसे कोई 2-3-4 कोई गृहस्थी कार्यकर्ताओं के नाम भी आपको ध्यान में आते हैं कि जिनका जीवन में एक प्रकार से बड़ा आदर्श के रूप में आपने जिनको देखा होगा, आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में उन कार्यकर्ताओं का खास योगदान रहा है? गृहस्थी कार्यकर्ताओं में तो श्रीवर्धन के प्रचारक भी निकले, तब उनकी जो साथ में 3 साल रहा जी, अभी वो भी विद्यार्थी थे, लेकिन उनका मेरे जीवन के अलावा हम मिलते थे, एक दूसरे पर मालिश करते थे, बैठक लगाते थे, उसके कारण से शारीरिक स्वस्थ रहना ये एक। दूसरा, प्रचारक रहते हुए चित्तौड़ में ही दीपक जी शुक्ला के पिताजी हो गए। दीपक जी शुक्ला प्रचारक निकले, अच्छा, एक दिन माने लगे तो कुछ भी कह सकते। वहाँ गया कि माता जी ने प्रेम से किया, पिताजी जैसे आए मुझे पहले बता दिया था। फिर दूसरी बार जब गया तो वही पिताजी से मेरे को बात की, तो मेरे को कैसा पिता जब अपने बेटे को प्रचारक नाटक को देता है, आक्रोश कहाँ पहले था, और प्रचारक की नाते से मेरे पर इतना प्रेम है। ये बदलाव है जीवन का, ये केवल ऐसे ही नहीं है, ये प्रचारक की तपस्या का परिणाम है। तो मुझे लगा कि नहीं, गृहस्थी कार्यकर्ताओं की संग चलता। ये बड़ी बात सत्यनारायण जी ने कही है कि गृहस्थी कार्यकर्ताओं के कारण ही संघ चल रहा है, क्योंकि आप जब प्रचारक देखेंगे तो बहुत सीमित संख्या में, मुझे लगता है कि आज के इस दौर में भी जब संघ शताब्दी मना रहा है, उस समय जबकि अनेक विविध संगठन हैं, तो भी मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश भर में यदि प्रचारकों की संख्या 5000 से शायद कम ही होगी। लेकिन आप गृहस्थी कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो लाखों कार्यकर्ता ऐसे जो कहीं ना कहीं समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। इसीलिए हमारी इस सीरीज में भी जब हमने चर्चा की बहुत से पुराने कार्यकर्ताओं से, उनमें अधिकांश लोगों ने ये कहा कि संघ का कार्य जो है वो गृहस्थी कार्यकर्ताओं पर आधारित है, क्योंकि वे समाज में जुड़े रहते हैं सीधे, प्रचारक कार्य को गति देते हैं, प्रचारक प्रेरणा स्रोत बनते हैं, प्रचारक पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन मुख्य आधार जो है वो गृहस्थी कार्यकर्ता है। जैसा आपने अभी बताया कि दीपक जी शुक्ला के आप घर पे गए, पिताजी का क्रोध भी आपने देखा, आप भी प्रचारक निकले, घर में कोई इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति हुई कभी, डांट फटकार, कोई नाराजगी, कुछ? पिताजी गाँव रहते थे 1 साल, लेकिन मैं जब निकलने वाला था उसके 2 दिन पहले पिताजी मैं उसको कहीं नहीं भेजा, सीधे गाँव भेज। गाँव जाओ, मैंने कहा मैं तो प्रचारक निकल रहा हूँ, ये चला, और ऐसा कह के श्रीवर्धन जी को अटैची दी और कहा चलो अपन चल।
अच्छा। और निकल गए। हम्म, बस इतना ही। उसके बाद परिवार में कोई विशेष दिक्कत आई नहीं। ये जरूर था कि 2 साल प्रचारक रहते हुए पिताजी ने कहा हमने कि भाई तेरी शादी तो हम्म, और तेरी बात हमने रख ली 2 साल की, तू भी हमारी बात रख। हम्म, तो सगाई कर दी गई। माननीय सुनती, मैंने कहा मैं अभी समय करना नहीं चाहता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले तो और समय दे सकते हैं, जाओ। गया, सगाई हो गई। हम्म, तो माननीय कृष्ण जी भैया ने कहा कि 10 दिन छूट है, शादी करके वापस लौटना है तुम्हें। अच्छा। तो 10 जुलाई की शादी हुई, 1 जुलाई को मैं घर गया, 10 जुलाई की शादी हुई और 13 जुलाई को मैं वापस प्रचारक के नाते आ गया। अब 1 साल फिर और। वाह, क्या अद्भुत प्रसंग है। आप लोग जानते होंगे संघ में जो प्रचारक पद्धति है, प्रचारक परंपरा है, उसमें सामान्यतः अविवाहित लोग रहते हैं। सामान्यतः कुछ अपवाद हो सकते हैं, उन्हीं में से एक जो है संस्मरण अभी आप सुन रहे हैं, श्रीमान सत्यनारायण जी छीपा हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं संघ के शताब्दी वर्ष को लेके, और इन्होंने बताया कि विवाह के बाद भी 1 वर्ष तक ये प्रचारक रहे। वो एक अलग प्रकार का दौर था। आज के इस दौर में, और ख़ासतौर पर आज की नई जो युवा पीढ़ी है, वो तो मुझे लगता भी नहीं है कि उन भावों को, उन परिस्थितियों को, उन विचारों को भी समझ पाएगी। आज विवाह किस प्रकार से होते हैं, उस समय विवाह किस प्रकार से होते थे। आज विवाह से पहले लड़के और लड़की का मिलना, बातें करना, एक दूसरे को समझना, ये एकदम सामान्य बात है। और साथ ही साथ घर परिवार वाले संबंध करने से पहले ये भी देखते हैं कि बच्ची कितनी पढ़ी लिखी है, किन किन कामों में निपुण है। ठीक उसी प्रकार बच्चा जो है वो क्या करता है, क्या कमाता है। पहले सामान्यतः कमाई पर इतना बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता था, घर परिवार देख लिया जाता था। हाँ, परिवार ठीक है, लड़के के लक्षण ठीक है, तो संबंध हो जाते थे। क्या ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियों का अंतर है, उसके कारण भी विवाह के बाद भी प्रचारक रह सकते थे। फिर 1 वर्ष आप प्रचारक रहे, फिर वापस लौटे। किस तरह से आजीविका के लिए क्या कुछ करना हुआ? आजीविका के लिए मैं हमने हमारे बैठने लगा, पिताजी के साथ करना था। 2 साल हो गए। मैं आजीविका के साथ काम भी तो होना चाहिए, राष्ट्र का काम भी तो होना चाहिए। गांव में हो आप, तो राष्ट्र काम तो बहुत कम कर पा रहे हो। अच्छा, क्या करना चाहिए? अरे तुम बीएड करो, बीएड करके अध्यापक बनो, कार्य विद्या मंदिर में लगो, दोनों काम होंगे, आजीविका भी चलेगी, जीवन भी चलेगा, देश का काम भी होगा। फिर मैंने 1983 में बीएड किया और वहीं से निवाई के अंदर सरस्वती विद्या मंदिर। तो राजा पार्क विद्या मंदिर से बीएड भी होता था? उस बीएड जो केशव विद्यापीठ बीएड है, हाँ हाँ, वो पहले। अच्छा। फिर उसके बाद में निवाई विद्या मंदिर में पढ़ाने लगे आप? निवाई विद्या मंदिर में प्रथमाचार्य के नाते मैं 5 साल रहा। अच्छा। 1 साल संगठन रहने वाला इसके शिक्षक। इस बीच में मेरे को 3-4 पोस्ट आई गवर्नमेंट की, लेकिन वो सब मैंने छोड़ दी। मेरे प्रचारक का था लाभ सिंह। अच्छा। यही काम करना है। 1981 1991 के बाद कुछ परिस्थिति ऐसी हुई, क्या कर लेनी फिर में सर। कितने वर्ष की सरकारी सेवा आपने? ये लगभग 27-28। 27-28। ये भी अपने आप में एक विचित्र उदाहरण है। जब पूरी दुनिया सरकारी नौकरी के पीछे भाग रही है, उस समय संघ के ही ऐसे कुछ विरले कार्यकर्ता मिलेंगे आपको कि जब सरकारी नौकरी का प्रस्ताव आ रहा है तो भी निजी क्षेत्र में ही काम करने को तैयार थे। और वो शायद इसलिए तैयार थे क्योंकि वहाँ एक मिशन दिखता था, एक कहीं ना कहीं उद्देश्य दिखता था, सार्थक जीवन जीने का एक लक्ष्य जो है उसकी पूर्ति वहाँ हो रही थी। इसलिए सरकारी नौकरी भी कोई बहुत बड़ा आकर्षण नहीं था। सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले, मुख मोड़ चले, वैभव महलों का क्या करना, सोते सुख से आकाश तले। इस तरह की पंक्तियाँ आती हैं संघ के एक गीत में, और इन पंक्तियों को जीने वाले ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं के साथ हम इस श्रृंखला के तहत बात कर रहे हैं 100 बरस संघ के 100 कहानियाँ संघर्षों की। और उसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं वनवासी कल्याण परिषद के प्रांत सचिव श्रीमान सत्यनारायण जी छीपा से। तो जब सरकारी सेवा में आ गए तो उसके बाद में संघ में फिर और क्या क्या जिम्मेदारियां रही आपके पास? सरकारी सेवा में आने के बाद भी संघ के कार्यकर्ता के नाते निरंतर काम करता रहा। मेरे पास जिला
दो जिले में चला गया, ब्यावर जिला से भी अच्छा। 2005 में। फिर जयपुर आने के बाद में? जयपुर आने के बाद सांगानेर से जिला कार्यवाला, फिर हमारे जिला कार्यालय के जिला तो कई साल। अच्छा। फिर एक्सीडेंट में मेरे हाथ में बहुत परेशानी हो गई, साइकिल से अब बात करेंगे आपके वनवासी कल्याण परिषद के काम को लेकर। जिस तरीके से स्थितियां देखने को मिलती हैं कि वनवासी क्षेत्रों में मतांतरण का जो काम है, खासतौर पर ईसाई मिशनरियों पर लगातार आरोप भी लगते हैं और अनेक बार संघर्ष की भी स्थितियां बनती हैं। क्या लगता है, आपका भी कभी वनवासी क्षेत्रों में जाना आना हुआ है? वनवासी अंचल कुछ भी रहेंगे, यहाँ पे मेडिकल लोग रहते हैं, 7 लोग जो 30 कैंप करके आए। अच्छा। लगभग लोग रहते हैं, 30 कैंप करते हैं। कैसा क्या अनुभव आता है वहाँ? हम नहीं जाते हैं, इंटीरियर में जाते हैं, तो आज तो बात गई वो सारी चीजें सब क्या है। आज भी एक दूसरे अंचल में ईसाई मिशन लगे हुए, आरोप नहीं है, ये बात सत्य बात है, लेकिन वनवासी कल्याण परिषद के काम करने के कारण से वहाँ की जनता में विश्वास पैदा हुआ है, उन्हें वापस लौटने लगे हैं अपने मूल। ऐसे अनेक ईसाई वापस, उनके भौतिक क्षमता इतनी नहीं है, स्थिति भी नहीं है, प्रेम के वो सीधे सीधे अवतार है यो मानिया, लेकिन उनको चिकित्सा शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके लिए वनवासी कल्याण लगभग 1000 शिक्षा के केंद्र चलाता है, जो 4 घंटे चलते हैं। बालकों को 5 तक की वहाँ शिक्षा देते हैं, एक अध्यापक एक विद्यालय, एकल विद्यालय जिनको बोलते हैं। और उसके अलावा भी लगभग सारा छात्रावास, जिसमें 700-800 विद्यार्थी रहते हैं, और 2 बालिका छात्रावास और लगभग 35 विद्यालय। ये तो सेकेंडरी स्तर के हैं, प्राइमरी और मिडिल स्तर तो और ज्यादा है। तो उनमें शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी आज मंत्री भी बन चुके हैं। अच्छा। बाबूलाल जी खराड़ी जो है, हाँ। अपने ही विद्यालय के केंद्रों में पढ़कर के आगे बढ़े हैं। अच्छा। सांसद बन चुके हैं। अन्नालाल जी रावत जो है, ये भी अपने ही वनवासी कल्याण। बाबूलाल जी खराड़ी का मैंने साक्षात्कार किया है एक बार, बहुत सीधे सरल और अभी एकदम सहज लगते हैं, लगता नहीं कि किसी मंत्री से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सहज जीवन है उनका, सरल स्वभाव। आपने भी कहा कि वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी बड़ी आवश्यकता है, आज भी आवश्यकता है। आजाद हुए देश को 75 वर्ष से अधिक हो गए, फिर भी उन क्षेत्रों तक अभी शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी पहुंच नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण लगता है? कारण तो एक ही है, सरकार ने अपनी योजनाएं बहुत चला रखी है। सारी योजनाओं को चलाने वाला जो सामान्य कार्यकर्ता होता है, चाहे वो सरकारी है चाहे मिशनरी वाला है, वो यदि 2 वर्ष भी काम करेगा तो पूरा काम हो जाएगा, लेकिन काम चोरी जो राष्ट्र के साथ घातक वाला रोग लगा हुआ है, तो उसके कारण से ये सारी चीजें वहां नहीं हो पा रही, और इसीलिए वनवासी कल्याण परिषद की आवश्यकता हुई। वनवासी कल्याण परिषद अपने स्तर पर बहुत तेज गति से। आप जब वनवासी क्षेत्रों में जाते हैं तो मैं तो एक अनुमान के आधार पर, कल्पना के आधार पर कह रहा हूँ, बहुत से परिवारों से मिलना होता होगा, बहुत से लोगों से भी आपकी चर्चा होती होगी। वहाँ ईसाई मिशनरीज किस तरीके से धर्मांतरण मतांतरण का काम कर रही हैं? कोई अनुभव कभी किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बताया वहाँ की मिशनरीज किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से जो है वनवासी कल्याण परिषद वहाँ उन चीजों को न्यूट्रलाइज करने में लगता है? बहुत सरल सा सीधा सा एक उदाहरण मैं आपको, एक बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ एक परिवार से बात हुई, वो लौटे थे वापस ईसाई बनकर के। उन्होंने कहा हमारे बेटा बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो हमारे को यहाँ कहीं चिकित्सा सुविधा थी नहीं। एक पादरी आया और उसने एक पुड़िया दी,
कि ये इस बच्चे को खिला दो, ईसा मसीह की बबूत है अच्छा। और ये ठीक हो जाएगा। तो पैरासीटामोल को पीस के उसका वो सामान्य बुखार था, पैरासीटामोल से ठीक हो गया। तो कि प्रभु यीशु ने ठीक किया है। अब इसका हमारे प्रभु ईसा की प्रार्थना करो आप कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे। और फिर उस बच्चे को उनके केंद्र में ले गए और हमको हम भी जाने लगे। तो हमें भी यही बताया गया इस केंद्र में जो आएगा उसका शारीरिक मानसिक सब स्तर ठीक हो जाएगा, तुम भी अच्छे आदमी बन गए हो, तो इसलिए क्रॉस लटकाओ। अच्छा। और हमारे घर में जबरदस्ती क्रॉस डाल दिया कि अब तुम्हारा नाम ये है, वो नाम मैं भूल गया। फिर मैंने उनसे पूछा फिर वापस कैसे आए, कि वनवासी कल्याण परिषद के कार्यकर्ता यहाँ घर से घर एक दूसरे को चिकित्सा और शिक्षा संस्कार का केंद्र चलाते तो आते थे। तो हमारे यहाँ पे भी आए, हमने उनको पहले तो दुत्कारा, लेकिन लगातार वो आते रहे। तब हमको लगा ये निस्वार्थ भाव से आ रहे हैं, कभी कुछ कहते नहीं, केवल दवा दे जाते हैं, कुछ पढ़ा जाते हैं। और धीरे धीरे फिर उनके संपर्क में आने से हमको लगा कि हमें वापस अपने धर्म में लौटना चाहिए, और हम वापस लौटा है। ये हमारे लिए खुशी की। दर्शकों को बताना चाहेंगे एक प्रत्यक्ष घटना, आप स्वयं समझ सकते हैं किस तरीके से भोले भाले वनवासियों का मतांतरण किया जाता है और कहा जाता है कि ये ईसा मसीह की भभूत है। तो आखिर ईसा मसीह का धूना कहाँ है? हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि कोई ना कोई साधु संत महंत किसी तपस्थली पर धूना रमाते हैं, वहाँ से भभूत भी देते हैं। लेकिन भोले भाले वनवासियों को साधारण सामान्य सी दवाई पैरासीटामोल पीस कर दे दी और बता दिया कि ये भभूत है, और फिर उनका मतांतरण किया जाता है। इसीलिए अनेक प्रांतों में मतांतरण विरोधी जो कानून बन रहे हैं। लेकिन फिर भी इसमें मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि वनवासी बंधु भी हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं, और उनके संवर्धन के लिए, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य के लिए चाहे सरकारें अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हो, ये अपने आप में एक विडंबना है। हम सरकार को इस बात से फ्री नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलो उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन समाज की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं अक्सर इसीलिए मंचों से भी एक बात कहता हूं, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। वे हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, हम केवल सरकार की योजनाओं के भरोसे उनको छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमारा जितना भी योगदान हो सकता है, जितना सहयोग हो सकता है, हम प्रत्यक्ष उन क्षेत्रों में जाकर काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो वहाँ जाकर जो काम करते हैं उन लोगों का हम सहयोग कर सकते हैं। हम आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, हम बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जहाँ जिस प्रकार से उन बंधुओं को जोड़े रखने के लिए, उन बंधुओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो सहयोग कर सकते हैं वो निश्चित रूप से हमें करना ही चाहिए। आप सब यही जानना चाहेंगे कि यदि ये वीडियो देखकर, ये एपिसोड देखकर हमारे कुछ दर्शकों के मन में यदि ये भाव जागृत हो जाए कि हमें भी अपने वनवासी बंधुओं के सहयोग के लिए कुछ करना है, तो वनवासी कल्याण परिषद क्या प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है? किस प्रकार से व्यक्ति, सामान्य समाज का व्यक्ति, किस प्रकार से उन वनवासियों के सहयोग के लिए काम कर सकते हैं? वनवासी है वो एक प्रकार से फीडबैक के रूप में काम करता है, और एक ग्रामीण अंचल आयाम है। तो ग्रामीण अंचल में तो वनवासी अंचल के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलते हैं वो चलाते हैं, और नगरीय आयाम जो है उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है और भौतिक सुविधाएं भी प्रदान करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने पिछले वर्ष 1100 रजाइयाँ यहाँ से छात्रों के लिए भेजी। अच्छा। लगभग 750 साड़ियाँ महिलाओं के लिए भेजी। वनवासी अंचल में हम पुराना कपड़ा किसी को नहीं देते, जो भी देते हैं नया देते हैं, समाज से लेकर देते हैं। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हम यहाँ से किसी के जन्मदिन पर, किसी के विवाह दिवस पर उनसे मांग करते हैं कि आप कॉपी दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं, रजाई दे सकते हैं, स्वेटर दे सकते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के सामान देकर आप सहायता करें तो अनेक लोग उस प्रकार भी सहयोग करते हैं। और एक छात्र का पूरे वर्ष भर का 21,000 रुपये तय किया हुआ। ऐसे अनेक कार्यकर्ता जो प्रति वर्ष 21,000 रुपये देकर एक बालक को गोद लेते हैं, और उसके अलावा जो जितना देता है 1,000, 500, 10,000 वो सब संग्रह करके गत वर्ष हमने जयपुर प्रांत से लगभग 23.25 लाख रुपए इकट्ठा करके वनवासी अंचल में भेजा था। और अभी 7.5 लाख रुपए इकट्ठा करके 60 वनवासी अंचल में हमने कैंप लगाए, जिसमें 3,020 रोगियों को हम दवा देकर के आए।
ये बहुत ही सेवा का काम है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जलें। अपनी अपनी भूमिकाओं का हम सब निर्वहन करें, निश्चित रूप से आवश्यक ही है। सत्यनारायण जी, आप जैसे बता रहे हैं, बड़े स्तर पर सेवा के काम जो है वो वनवासी कल्याण परिषद की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, चैनल्स पर देखते हैं, तो वनवासी क्षेत्रों से ही अलग अलग दलों के जो नेता हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके कई बार बड़े विचित्र से बयान आते हैं। एक सांसद का बयान हम लोगों ने सुना, खूब चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। हम आदिवासी हैं, हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। मुझे लगता है राजनीति तो अपने स्तर पर तोड़ने के जितने प्रयत्न हो सकते हैं वो करती है, और देश और समाज की धारा से अलग तरह के बोलने का काम कुछ राजनेता करते हैं। लेकिन वास्तव में मूल रूप से जो आदिवासी है, जो वनवासी है, उसका मन किस तरह का है? वहां भी कभी कोई इस प्रकार की बात आपको सुनने को, समझने को मिली? वनवासी अंचल में रहने वाला प्रत्येक बंधु प्रकृति प्रेमी है, ये बिल्कुल सत्य है। और उनका आदर्श भी जो है वो भगवान राम, भगवान कृष्ण और विशेषकर शिव पार्वती, शिव गौरा जो है, ये उनके आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं, और उनके लिए वे सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है वो इस प्रकार का बयान देते हैं। और यूं देखा जाए तो हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले आदिवासी ही हैं, इसलिए कि हम अनादिकाल से रह रहे हैं, इसलिए आदिवासी हैं। और इसलिए वनवासी कल्याण परिषद ने स्पष्ट कहा है, हिंदुस्तान का रहने वाला हर एक हिंदू आदिवासी है, लेकिन वनांचल में रहने वाला वनवासी बंधु है। वो किसी भी समाज का होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी समूह का होगा, लेकिन वो प्रकृति प्रेमी है और वो पानी की, पेड़ों की रक्षा करता है और उसमें अपने जीवन को धन्य मानता है। बहुत बड़ी बात, बहुत सरल तरीके से सत्यनारायण जी ने कह दिया कि हम सब आदि अनादिकाल से भारत भूमि पर रह रहे हैं, तो हम सब आदिवासी हैं, हम कोई अलग नहीं है। लेकिन वनांचल में रहने वाले बंधु वो वनवासी हैं। तो वनवासी और आदिवासी, ये जो टर्म चलते हैं, इसको लेकर भी बड़े स्तर पर अनेक बार हमने बहुत सी बहस भी सुनी है, अनेक चर्चाएं भी होती हैं, और इन शब्दों को लेकर राजनीति भी गढ़ी जाती है। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं वे भी समझ लें कि जोड़ने की जो बात है, जैसा जिन पंक्तियों के साथ हमने ये एपिसोड प्रारंभ किया था, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे, चाहे हो संकट विकट घना, कर्तव्य डगर ना छोड़ेंगे। तो मूल बात वही है, सबको जोड़ने का भाव जो है वो वनवासी कल्याण परिषद भी कर रहा है। लेकिन राजनीति की कुत्सित रोटियां सेकने वाले लोग समाज को जो तोड़ने का काम करते हैं, उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है, उनके सामाजिक बहिष्कार की आवश्यकता है। हमारा नेता हमें जोड़ने वाला होगा, हमारे साथ स्नेह प्रेम की बात करने वाला होगा। समाज को तोड़ने की बात करने वाला कोई व्यक्ति सामने आएगा तो उसका प्रतिकार करना, उसका विरोध करना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। लंबा समय हो गया आपको भी संघ विचार के साथ जुड़े हुए, 5 दशक से ज़्यादा बीत गए हैं। क्या कुछ अंतर पाते हैं उस दौर में, जिस दौर में आप संघ से जुड़े थे, जब 7वीं कक्षा में पढ़ते हुए प्राथमिक शिक्षा वर्ग कर रहे थे, आज के संघ शिक्षा वर्ग देखते हैं, आज के संघ के कार्यक्रम देखते हैं, क्या कुछ अंतर पाते हैं? देखिए, अंतर का मतलब वो होता है परिवर्तन। परिवर्तन शाश्वत है, वो निरंतर चलता रहता है, कोई आज तक रोक नहीं सका कि वो चाहे समाज का परिवर्तन हो, राष्ट्रांतरण का परिवर्तन हो, समाज जीवन की परंपराओं का परिवर्तन हो। संगठन जब प्रारंभ होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आदर्श रूप में खड़ी होती हैं, और उस आदर्श रूप को खड़ा करने के लिए जीवन खपाना पड़ता है। ऐसे अनेक गृहस्थी और प्रचारक कार्यकर्ताओं ने वो जीवन खपाया, तो वो नींव के ईंट के रूप में, नींव के पत्थर के रूप में यहाँ रहे। उस समय का कठोर अनुशासन आज दिखाई कम देता है, बहुत कम देता है, और मैं तो इसको सहज भी मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि एक 50 लोगों के बीच में काम करना और एक 5000 लोगों के बीच में काम करने में अंतर आता है। 5000 लोगों की 50,000 प्रकार की विचारधाराएं हो सकती है, काम करने की शैली अलग हो सकती है, मन का भी फर्क पड़ता है। और जब साधन सुविधाएं बदलती हैं जी, आज संघ का प्रभाव ऐसा हो गया, उसके कारण से सरकारें बन गई तो अपेक्षाएं बढ़ गई, अपेक्षाओं के साथ सहज में दूसरा व्यक्ति जुड़ता है, तो उसके कारण से भी कुछ परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन में अनुशासन का परिवर्तन आया है जी, कुछ वैचारिक परिवर्तन तो नहीं कह सकते, पर व्यवहारगत परिवर्तन आया है।
सामान्यतः हम ये मानते हैं कि ये नहीं आना चाहिए, पर ये एक निरंतर प्रक्रिया है, उसके तहत है। निरंतर प्रक्रिया है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। कोई भी व्यक्ति, समाज, संगठन, राष्ट्र उससे अछूता नहीं रह सकता। परिवर्तन लगातार चलता रहता है, लेकिन उस परिवर्तन के साथ सामंजस्य बनाकर 100 वर्ष की यात्रा कोई संगठन कर ले, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वो संगठन न केवल 100 वर्ष की यात्रा कर ले, अपितु निरंतर बढ़ता जाए, ये और बड़ी बात है। क्योंकि संगठन तो आपको हो सकता है और भी बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन वो बढ़े कितना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए संघ के शताब्दी वर्ष पर क्या संदेश देना चाहेंगे? संघ ये चाहता है कि संघ हमेशा जिंदा न रहे। ये बड़ी बात कह दी आपने। संघ समाज में विलीन तब हो जाए जब समाज परिवर्तन जैसा हम चाहते हैं वो हो जाए। और इसके लिए संघ ने अभी 100 वर्ष पर 5 पंच परिवर्तन के रूप में जो 5 बातें कही हैं, उस पर यदि समाज आगे बढ़ेगा तो समाज निश्चित रूप से सुखी, समृद्ध और जो एक संघ का लक्ष्य है कि वैभवशाली राष्ट्र बनकर हम भारत माता को परम वैभव पर ले जाएं। जब समाज इस रूप में आगे बढ़ेगा तो फिर संघ की आवश्यकता वास्तव में रहेगी भी नहीं। तो वो जो पंच परिवर्तन है जी, वो पंच परिवर्तन हम सबको मानने चाहिए, स्वीकार करने चाहिए और उनको आगे बढ़ाने में अपने जीवन का योगदान करना चाहिए, तभी हो सकेगा। फिर वह कुटुंब प्रबोधन है, हमारा पर्यावरण संरक्षण है, स्व का बोध है, सामाजिक समरसता है। ऐसे ये जो 5 परिवर्तन हमारे सामने रखे हैं संघ ने, ये 100 वर्ष की यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। इस पड़ाव के बाद में हम कल संघ खत्म भी होता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि संघ संघ के लिए जिंदा नहीं है, संघ समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जिंदा है। जब राष्ट्र ऐसा बन जाएगा तब ये वैभवशाली दृश्य हम देख पाएंगे। बहुत बड़ी बात है और ये बात कहने के लिए बहुत बड़ा मन भी चाहिए। जिस तरीके से सत्यनारायण जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि संघ बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रहना चाहता, बहुत लंबे समय तक अपना अस्तित्व नहीं रखना चाहता। ठीक इसी प्रकार की बात हमारी इस श्रृंखला में हमने एक बार चर्चा की थी पाथेकण के संस्थापक संपादक श्रीमान कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी से। उन्होंने भी इसी प्रकार की बात कही थी कि परम पूजनीय श्री गुरु जी ये कहते थे कि संघ यदि अपने 50 वर्ष मनाता है या शताब्दी वर्ष मनाता है, ये कोई बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार की बात सत्यनारायण जी की बात से भी समझ में आती है कि जब समाज संगठित हो जाएगा, समाज में जो आदर्श संघ देखना चाहता है वो आ जाएंगे। जिन पंच परिवर्तन की बात हो रही है, यदि वे हो जाएंगे तो फिर संघ की अलग से किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। संघ खासतौर पर जिन विषयों पर काम कर रहा है, जो समाज परिवर्तन की बात हो रही है, जो पंच परिवर्तन की बात हो रही है, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्व का बोध, सामाजिक समरसता, इस प्रकार के जो विषय हैं ये देश को आगे बढ़ाने वाले विषय हैं, ये समाज को संगठित और मजबूत करने वाले विषय हैं। और इसी काम के लिए तो संघ का निर्माण हुआ था, इसी काम के लिए तो संघ के लाखों तपस्वी स्वयंसेवक अहर्निश भारत माता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। तो जब ये लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद अलग से कोई संगठन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो संघ अपने शताब्दी वर्ष पर ये पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज परिवर्तन की दिशा में यथाशीघ्र आगे बढ़े और एक एक व्यक्ति में इस प्रकार का भाव देखने को मिले कि जिससे नेशन फर्स्ट और वैल्यू मस्ट, इस प्रकार का आभास होने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को हम विराम। सत्यनारायण जी, आप स्टूडियो में पधारे, बहुत सारी आपने नई नई जानकारियां भी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से पुनः एक बार ये कहना चाहेंगे, आपका क्या कहना है हमारी इस चर्चा पर, हमारी इस 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की इस श्रृंखला पर कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। आपके आसपास भी यदि संघ के कोई ऐसे पुराने साधक, ऐसे कोई पुराने स्वयंसेवक रहते हैं जिनका अनुभव है संघ विचार के साथ काम करने का लगभग 5 दशक का, आप कमेंट करके उनका नाम और मोबाइल नंबर हमें बता सकते हैं। प्रयास करेंगे उनके भी अनुभव जानने का, उनके भी अनुभव आप सबके साथ साझा करने का। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ये श्रृंखला इसी प्रकार से चलती रहेगी। कमेंट अवश्य करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।